नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेयर ऑफ कैस्टरविच कर रहे थे हम और चैप्टर 41 तक किया था। चैप्टर 42 से अब हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बट द इमोशनल कन्विक्शन दैट ही was in somebody's hand began to die out of Henchard's breast as time slowly removed into distance. The event which had given the feeling birth, the apparition of Newson haunted him. He would surely return. लेकिन अब हेंचड़ के सीने से ये भावनात्मक विश्वास खत्म होने लगा था कि वो किसी के हाथों में है, क्योंकि जो समय है वो धीरे धीरे उस घटना को दूर ले गया जिसने उस भावना को जन्म दिया था। कौन सी घटना है? न्यूसन के वापस आ जाने की वो घटना है। तो जो न्यूसन का भूत है, एपारिशन क्या होता है? भूत होता है या प्रेत आत्मा जिसको हम बोलते हैं। तो न्यूसन का जो भूत है वो उसे परेशान करता था और उसको ये विचार आते थे मन में, अपने हेंचड़ के मन में, कि जो न्यूसन है वो निश्चित रूप से वापस आएगा। येट न्यूसन डिड नॉट अराइव। फिर भी न्यूसन नहीं आया। रूसेटा हैड बीन बोर्न अलोंग द चर्च यार्ड पाथ। रूसेटा को चर्च यार्ड पाथ पर ले जाया गया था। कास्टरब्रिज हैड for the last time turned its regard upon her before proceeding to its work as if she had never lived. कैस्टरविज ने आखिरी बार लूसेटा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया था, इससे पहले कि वो अपने काम पे आगे बढ़े। तो लोगों के लिए उसके प्रति भावनाएं ऐसी थी जैसे कि वो कभी जीवित ही ना रही हो। But Elizabeth remained undisturbed in the belief of her relationship to Henchard and now shared his home. Perhaps, after all, Newson was gone for ever. लेकिन एलिजाबेथ हेंचर्ड के साथ अपने रिश्ते में ज्यादा विश्वास में कैसी रही थी? अडिग रही थी, अविचल रही थी, और अब उसके घर में रहती थी। शायद आखिरकार न्यूशन हमेशा के लिए चला गया था। मतलब अब एलिजाबेथ और हेंचर्ड जो हैं वो एक ही घर में शिफ्ट हो गए हैं, और हेंचर्ड के मन में ये विश्वास है कि शायद न्यूसन अब हमेशा के लिए जा चुका है। इन ड्यू टाइम द bereaved Farfrae had learnt the at least proximate cause of Luceta's illness and death, and his first impulse was naturally enough to wreak vengeance in the name of the law upon the perpetrators of the mischiefs. लेकिन समय बीतने के साथ ही शोक में डूबा हुआ फारफ्रे उसको लूसेटा की बीमारी और मृत्यु का कम से कम तात्कालिक कारण तो पता चल ही गया था, और स्वाभाविक रूप से उसका पहला जो आवेग था, गुस्सा था, वो कानून के नाम पर इस दुष्टता के अपराधियों से बदला लेने के लिए पर्याप्त था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ जो डोनाल्ड फारफ्रे है उसको इस बारे में पता चल ही गया था कि लूसेटा कैसे बीमार हुई थी और कैसे उसकी मौत हुई थी। इस वजह से वो चाहता था कि वो कानून का सहारा ले, और जिन लोगों ने ये अपराध किया था स्किमिंगटन राइट परफॉर्म करने का, उन लोगों से वो बदला लेना चाहता था। कानून के जरिए से उनको सजा दिलाना चाहता था। उसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई है उन लोगों की वजह से, उनसे वो बदला लेना चाहता था। ही रिजॉल्व्ड टू वेट टिल द फ्यूनरल वाज ओवर बिफोर ही मूव्ड इन द मैटर। और उसने अंतिम संस्कार समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय किया, उसके बाद ही वो इस मामले में आगे बढ़ सकता था। द टाइम हैविंग कम टू कम ही रिफ्लेक्टेड। और अब समय आ गया था उसके कोई प्रतिक्रिया देने का। Disastrous as the result had been, it was obviously in no way foreseen or intended by the thoughtless crew who arranged the motley procession. और परिणाम चाहे कितना भी भयंकर या विनाशकारी क्यों ना हो, वो स्पष्ट रूप से उस विचारहीन, उन घटिया लोगों के जो दल था, उस दल के द्वारा पहले से नहीं सोचा गया था, या फिर यूं कहें कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था जिन्होंने इस रंग बिरंगे जुलूस का आयोजन किया था। The tempting prospect of putting to the brush people who stand at the head of affairs, that supreme and piquant enjoyment of those who writhe under the heel of the same, had alone animated them so far as he could see, for he knew nothing of Job's incitements. और इसके बाद उन मामलों के शीर्ष पर खड़े लोगों को शर्मिंदा करने की जो संभावना है, जो संभावना किसको आकर्षित कर रही है? डोनाल्ड फारफे को। तो उन लोगों को शर्मिंदा करने की जो आकर्षित संभावना है, उस संभावना ने ही उन लोगों को उत्साहित किया था। और जहाँ तक कि जो डोनाल्ड फारफे देख सकता था, क्योंकि फारफे जो है ना, वो जॉब जॉब के उकसावे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब
इस बात का क्या सीन है, इसका सेंस क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग, जिन लोगों ने वो स्कीमिंगटन राइड परफॉर्म की थी, उन लोगों को शर्मिंदा करना, उन लोगों को सज़ा दिलाने के लिए जो डोनाल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित लग रहा था। और हालांकि वो चाहता तो ये था कि इन लोगों को सज़ा मिले, लेकिन उसको अभी भी उस स्कीमिंगटन राइड का जो मेन विलन था जॉब, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे अभी इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इस पूरी चीज़ को अप्लाई किसने किया है, जॉब ने किया है। अदर कंसिडरेशंस वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। अब उसके दिमाग में अन्य विचार भी शामिल थे। लूसेटा हैड कन्फेस्ड एवरीथिंग टू हिम बिफोर हर डेथ, एंड इट was not altogether desirable to make much ado about her history, alike for his sake, for Henchard's, and for his own। लूसेटा ने अपने मरने से पहले डोनाल्ड के सामने सब कुछ कबूल कर लिया था, और इसके इतिहास के बारे में बहुत अधिक शोर मचाना बिल्कुल भी उचित नहीं था, ना तो उसके लिए ना ही हैंचर्ड के लिए। क्या सोचता है डोनाल्ड कि अब जब उसको लूसेटा के बारे में सब कुछ पता है, लूसेटा ने मरने से पहले ही सारी बातें बता दी थी उसके और हैंचर्ड के बीच की, तो अब डोनाल्ड ये सोचता है कि अगर मैं बदला लूंगा तो ये सारी बातें सबके सामने खुलेंगी, इससे लूसेटा के सम्मान को भी चोट पहुंचेगी, मेरे सम्मान को भी चोट पहुंचेगी, और साथ ही साथ हैंचर्ड के सम्मान को भी चोट पहुंचेगी। इसलिए वो ये सोच रहा है कि शायद अब इस बारे में शोर मचाना, इस बारे में इस चीज़ को, इस घटना को दोबारा से जीवंत करना, दोबारा से उठाना, उन लोगों से बदला लेने के लिए ये शायद उचित नहीं है। To regard the event as an untoward accident seemed to Farfrae truest consideration for the dead one's memory as well as best फिलोसॉफी। और इस घटना को एक अनहोनी दुर्घटना के रूप में देखना फारफ्रे को उस मरे हुए इंसान की स्मृति के प्रति सच्चा विचार और साथ ही साथ सर्वोत्तम दर्शन भी प्रतीत हुआ था। तो मतलब अब हैंचर्ड नहीं, डोनाल्ड जो है वो ये सोच रहा है कि ये जो घटना हुई है जिसकी वजह से उसकी पत्नी मरी है, तो इस चीज़ को एक अनहोनी दुर्घटना के रूप में समझा जाए, और इसी वजह से, इसी चीज़ से जो मरा हुआ इंसान है, मतलब जो लूसेटा है, उसके प्रति शायद सच्चा विचार और एक प्रेम की भावना उसके लिए अच्छी रहेगी, उसकी मृत्यु के बाद भी उसका जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। इसलिए अब जो डोनाल्ड है वो उस बदले की भावनाओं को भूल जाना चाहता है, और इस चीज़ को एक अनहोनी दुर्घटना के रूप में देखना चाहता है, जिससे कि लूसेटा का सम्मान बना रहे, और साथ ही साथ डोनाल्ड का और जो हैंचर्ड है उसका भी सम्मान बना रहे। तो इस पूरे कथन से हम क्या समझते हैं? इससे हमको ये समझ में आता है कि जब जो डोनाल्ड है ना, वो भी ये सोच रहा है कि भाई अब जो जाना था, जिसको जाना था वो तो जा चुका है, लूसेटा, ऑब्वियसली। अब लूसेटा जिसको जाना था, जिसको मरना था, वो तो मर चुका है। अब वो क्यों ही उसका बदला लेकर के अपने खुद के नाम को, हैंचर्ड के नाम को और लूसेटा का जो नाम था उसको खराब करे। इसलिए अब चाहता है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ में देख लीजिए कितना कुछ है। लूसेटा की बीमारी के बारे में डिस्कस किया गया है, फायरफ्रे को उसके रीजंस का पता चल गया है, लूसेटा ने उसको अपने इतिहास के बारे में भी बता दिया था। जो डोनाल्ड है वो उन सबसे बदला भी लेना चाहता है, और फिर इसी में वो ये सोच लेता है कि क्यों मैं बदला लेकर के सब चीज़ों को खराब करूं, अपनी इज्जत को, आत्मसम्मान को क्यों ठेस पहुंचवाऊं। इसलिए अल्टीमेटली है ना, देखिए उद्देश्य तो सबको समझ में आता है कि जो डोनाल्ड है वो खुद की इज्जत के खातिर ऐसा कर रहा है। ठीक है, कि लोग उसका नाम धरेंगे, उसको बदनाम करेंगे कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसका पहले से ही एक आदमी के साथ में अफेयर रह चुका है, लूसेटा का। इसलिए वो अब इन सब चीज़ों को करना नहीं चाहता है। हैंचर्ड एंड हिमसेल्फ म्यूचुअली फोरबोर टू मीट। हैंचर्ड और जो डोनाल्ड है, उसने, दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए क्या किया है, फोरबोर किया है, यानी परहेज किया है। For Elizabeth's sake, the former had fettered his pride sufficiently to accept the small seed and root business which some of the town council, headed by Farfrae, had purchased to afford him a new opening। और एलिजाबेथ की खातिर जो पूर्व ने, जो फॉर्मर है, फॉर्मर कौन है यहाँ पर? फॉर्मर वही है माइकल हैंचर्ड। तो एलिजाबेथ की खातिर माइकल हैंचर्ड ने अपने अभिमान को इतना ज़्यादा बांध दिया था कि उसने उस छोटे से बीज और जड़ के व्यापार को या व्यवसाय को स्वीकार कर लिया था, जिसे फायरफ्री की अध्यक्षता में टाउन काउंसिल के कुछ लोगों ने उसे एक नया अवसर देने के लिए खरीदा था। है ना, अपने बीच में पड़ा था कि जो डोनाल्ड है वो
माइकल हैंचर्ड को एक शॉप का मालिक बनाना चाहता था, लेकिन फिर उसने नहीं बनाया। लेकिन अब जब लूसेटा जा चुकी है, जेन जो है अपने फादर के साथ शिफ्ट हो चुकी है, तो अब जो हैंचर्ड है उसने वो व्यवसाय स्वीकार कर लिया है, और फायरफ्रे ने भी पुरानी दुश्मनी को बुला करके उसे उस व्यवसाय का मालिक बना दिया है हैंचर्ड को। हैड ही बीन ओनली पर्सनली कंसर्न्ड, हैंचर्ड विदाउट डाउट, अगर वो केवल व्यक्तिगत रूप से चिंतित होता, बिना किसी डाउट के, would have declined assistance even remotely brought about the man whom he had so fiercely assailed, तो निस्संदेह रूप से हैंचर ने भी इस सहायता से इनकार कर दिया होता जो कि उस व्यक्ति द्वारा घटित हुई थी जिस पर उसने इतनी क्रूरता से हमला किया था। पूरी बात का क्या मतलब है कि अगर ये सब चीज हेंचर्ड को खुद के लिए करनी होती, पर्सनली करनी होती, अगर वो खुद की परवाह करता होता, सिर्फ अपने बारे में सोचता, तो वो उस व्यक्ति पर जिस पर उसने हमला किया था, उस व्यक्ति द्वारा इस दी गई सहायता को भी नजरअंदाज कर देता, मना कर देता। लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट किया है, क्यों? अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के लिए। But the sympathy of the girl seemed necessary to his very existence, and on her account pride itself wore the garments of ह्यूमैनिटी। लेकिन उस लड़की की सहानुभूति उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक थी, और उसके कारण उसके अहंकार ने विनम्रता का वस्त्र पहन लिया था। किसके अहंकार ने? माइकल हैंचर्ड के अहंकार ने विनम्रता का वस्त्र पहन लिया था। क्यों? अपनी बेटी की वजह से। Here they settled themselves, and on each day of their lives Henchard anticipated her every wish with a watchfulness in which paternal regard was heightened by a burning jealous dread of rivalry। और अब यहाँ वो बस गए थे, और अपने जीवन के प्रत्येक दिन हैंचर्ड ने उसकी हर एक इच्छा का सतर्कता से अनुमान लगाया, जिसमें पिता के सम्मान को प्रतिद्वंदिता के ईर्ष्यापूर्ण भय से बढ़ाया गया था। मतलब अपने जो हैंचर्ड है, हैंचर्ड ने अपने सम्मान को किनारे पर रखकर, अपने ईर्ष्या को किनारे पर रखकर, अपनी बेटी के लिए हर एक इच्छा को पूरा करने का एक सपना सा संजो लिया था। वो हर अपनी अपनी बेटी को, माइकल हैंचर्ड जो है वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को हर एक खुशी देना चाहता है, सब कुछ को भुला करके। Yet that Newson would ever now return to Casterbridge to claim her as a daughter, there was little reason to suppose। फिर भी यह मानने का कोई कारण नहीं था कि न्यूसन कभी भी उसे अपनी बेटी के रूप में लेने के लिए कैस्टरब्रिज लौटेगा। He was a wanderer and a stranger, almost an alien। वो सिर्फ एक भटकने वाला व्यक्ति या फिर एक अजनबी था। ऑलमोस्ट एक एलियन, एक एलियन जैसा था, मतलब अजनबी था। He had not seen his daughter for several years। उसने सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा था। His affection for her could not, in the nature of things, be keen। उसका अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम था, जो प्राकृतिक प्रेम था, वो ऐसा नहीं हो सकता था जैसा कि किसका होता? माइकल हैंचर्ड का होता है ना। इसलिए उसका जो प्यार है वो जेन के लिए काफी तीव्र नहीं हो सकता था। Other interests would probably soon obscure his recollections of her and prevent any such renewal of inquiry into the past as would lead to a discovery that she was still a creature of the present। और अन्य रुचियां शायद जल्द ही उसके बारे में उसकी यादों को अस्पष्ट कर देंगी। मतलब जो न्यूसन है उसके जीवन में कुछ दूसरी इंटरेस्ट की चीजें आ जाएंगी, जिस वजह से उसकी जो यादें हैं जेन को लेकर के, वो सभी यादें अस्पष्ट हो जाएंगी, और इतिहास में ऐसी किसी भी तरह की जांच को रोक देंगी जिससे यह पता चले कि वो अभी भी जीवित है। और साथ ही साथ मतलब कि न्यूसन जो है वो उसकी किसी भी जांच को, किसी भी खोज को बंद कर देंगी जिसमें उसको ये एहसास होगा कि शायद एलिजाबेथ जिन अभी भी जीवित है। तो ये हैंचर्ड का जो ये व्यवहार है, न्यूसन का जो ये व्यवहार है, दोनों का अपने अपने मन में जो व्यवहार चल रहा है ना, उसमें एक व्यवहार हैंचर्ड के दिमाग को काफी संतुष्टि देता है कि जो न्यूसन है, अब जबकि मैंने उसको बता दिया है कि उसकी बेटी मर चुकी है, तो जीवन के और कामों में वो व्यस्त हो जाएगा, और समय के साथ साथ वो भूल जाएगा कि उसकी कोई जिंदा बेटी भी है। To satisfy his conscience, somewhat Henchard repeated to himself that the lie which had retained for him the coveted treasure had not been deliberately told to that end, but had come from him as the last defiant word of a despair which took no thought of consequences। और अपने विवेक को
कुछ हद तक संतुष्ट करने के लिए हैंचर ने यह बात दोबारा से अपने आप से कही कि जिस लड़की ने उसके लिए एक खजाना सा रखा था, उसने जानबूझकर उस उद्देश्य से नहीं कहा था, बल्कि वो निराशा के अंतिम शब्द के रूप में उससे आया था, जिसके परिणामों के बारे में कोई विचार नहीं था। फिर से क्या मतलब है? देखिए ना, हर लाइन में फिगरेटिव लैंग्वेजेस हैं। तो आपको, जब हम फर्स्ट मीनिंग डिस्कस करते हैं, तो आपको पता ही है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, जब फर्स्ट मीनिंग डिस्कस करते हैं तब हम उसका लिटरल मीनिंग डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम लिटरल मीनिंग डिस्कस करके खत्म कर चुके होते हैं, तब हम उसका जो व्यवहारिक मीनिंग है, अपने दैनिक यूज की भाषा के अंदर जो उसका मीनिंग होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसी तरीके से समझाता हूँ। तो इस बात का वास्तविक मतलब क्या है कि उसने अपनी जो बेटी है उसको क्या कहा है? प्रतिष्ठित खजाना कहा है ना? उसको कोवेटेड ट्रेजर कहा है। तो हैंचर्ड का कोवेटेड ट्रेजर कौन है? उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन, है ना? तो इसी वजह से वो ये सोच रहा है कि झूठ बोलने का, न्यूसन से झूठ बोलने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहीं वो न्यूसन हैंचर्ड से उसका खजाना ना चुरा ले, उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन को उसके पास से ना ले जाए, और ऐसी परिस्थितियां कभी, ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस कभी उत्पन्न ना हो, इसलिए उसने आखिरकार न्यूसन से झूठ बोला था। Furthermore, he pleaded within himself that no Newton could love her as he loved her, or would tend her to his life's extremity as he was prepared to do cheerfully. और इसके अलावा उसने अपने आप को ही एक दलील दी है, एक प्लीड दी है कि कोई भी न्यूसन जेन से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना कि हैंचर्ड उससे करता था, वो खुद उससे करता था, या उसे अपने जीवन की चरम सीमा तक नहीं ले जा सकता था जितना कि वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार था। माइकल हैंचर्ड जीवन की चरम सीमा से ले जाने, लाइफ्स एक्सट्रेमिटी, तो जीवन की चरम सीमा तक ले जाने का मतलब कि हैंचर्ड अब उस स्थिति में था जहां वो एलिजाबेथ जेन के लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं था जो एलिजाबेथ जेन के लिए अपने जीवन को, जीवन की चरम सीमा तक ले जाएगा। इसलिए उसने, जो न्यूसन है, उसको मना कर दिया था कि भाई वो एलिजाबेथ जेन जो है वो मर चुकी है। Thus they lived on in the shop overlooking the churchyard, और इस प्रकार वो चर्चयार्ड जो था उसके सामने वाली दुकान में रहते थे। एंड नथिंग अकर टू मार्क देयर डेज ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, और जो बचा हुआ वर्ष था, उस वर्ष के दौरान उनके जीवन को चिन्हित करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। Going out but seldom and never on a market day, they saw Donald Farfay only at rarest intervals, and then mostly as a transitory object in the distance of the street. वे बहुत कम ही बाहर जाते थे, और कभी-कभी बाजार के दिन ही वे डोनाल्ड फार्फे को बहुत ही कम समय में देखते थे, मतलब बहुत ही लंबे गैप के बाद देखा देखा करते थे। और तब भी जो ज्यादातर सड़क की दूरी थी, उस दूरी पर वो डोनाल्ड को एक क्षणभंगुर, मतलब मोमेंट्री चीज, समय के साथ नष्ट हो जाने वाली चीज की तरह देखा करते थे। क्योंकि अब जो फायरफ्रे है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलता है, और ज्यादा, और जो हैंचर्ड और उसकी बेटी है वो भी ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो अब इनकी मीटिंग होती नहीं है। लेकिन जब ये कभी कभी सड़क पर टकराते हैं तो ये एक दो क्षण के लिए एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और फिर अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। Yet he was pursuing his ordinary avocations. फिर भी वो अपने सामान्य व्यवसाय में लगे हुए थे। स्माइलिंग मैकेनिकली टू फेलो ट्रेड्समैन, साथ ही व्यापारियों के साथ मैकेनिकली, यानी कि अपने काम से, जो नॉर्मल तरीका होता है कि हम रास्ते चलते किसी को मिलते हैं तो जरा सा मुस्कुराते हैं और सर झुकाते हैं ना, तो उसी वे को कहते हैं मैकेनिकली। बस इतने से एक छोटे से एहसास से वो मुस्कुराते हैं एक दूसरे को, साथ ही व्यापारियों की ओर, साथ ही व्यापारियों की ओर देखते हुए, और एंड आर्ग्यूइंग विद बार्गेनर्स, और उन बार्गेन करने वाले लोगों से बहस करते हुए, एज bereaved men डू आफ्टर ए while, जैसा कि शोक में डूबे हुए लोग कुछ समय के बाद किया करते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन का सेंस क्या है कि जो फायरफ्रे है वो कैसा दिखाई देता था अब? वो अपने सामान्य व्यवसाय में लगा रहता था, और सभी व्यापारियों के साथ एक फॉर्मल मुस्कुराहट देता था, और उन सौदागरों से बहस करते हुए देखा जा सकता था, जैसा कि दुख में डूबे हुए लोग कुछ समय के बाद करते हैं। Time, in his own grey style, taught Firefly how to estimate his experience of Rosetta.
समय ने अपनी ही धूसर शैली में, कौन सी शैली में, इन हिज ओन ग्रे स्टाइल, समय ने अपनी ही धूसर शैली में फायरफ्रे को सिखाया था, क्या सिखाया था, टू एस्टिमेट हिज एक्सपीरियंस ऑफ रोसेटा, रोसेटा के साथ अपने अनुभव का आकलन कैसे किया जाए, और दैट इट वाज एंड और दैट इट वाज नॉट, कि वो क्या थी और वो क्या नहीं थी। मतलब डोनाल्ड को समय के साथ साथ ये एहसास हो गया था कि रोसेटा उसके लिए क्या थी और क्या नहीं थी। There are men whose hearts insist upon a dosed fidelity to some image or cause thrown by chance into their keeping, long after their judgment has pronounced it no rarity, even the reverse indeed, and without them the band of the worthy is incomplete. ऐसे लोग होते हैं जिनका जो दिल होता है वो किसी छवि या अपनी यादों के प्रति जो निष्ठा होती है उन पे जोर देता है। वो यादें जो संयोग से उनके पास आती हैं, उनके निर्णय के बहुत समय बाद भी ये यादें कोई विशेष या दुर्लभ वस्तु नहीं है, यहाँ तक कि वो इनके विपरीत हुआ करती थी। ये यादें, उन यादों के बिना किसी भी योग्य व्यक्ति का, किसी भी बेहतरीन व्यक्ति का, वर्दी मैन का जो जीवन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट था। मतलब ये यादें ही हैं जो इंसान के दिमाग में, मन मस्तिष्क में हमेशा रहती हैं और उसको जीवन में जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इन यादों के बिना इंसान का जीवन कैसा है, इनकम्प्लीट है। बट फायरफे वॉज नॉट ऑफ दोज, लेकिन फायरफे उन लोगों में से नहीं था। इट वॉज इनएविटेबल दैट द इंसाइट, ब्रिस्कनेस एंड रैपिडिटी ऑफ हिज नेचर शुड टेक हिम आउट ऑफ द डेड ब्लैंक विच हिज लॉस थ्रू अबाउट हिम। ये जो रीजन था ये अपरिहार्य था, इनएविटेबल था, अनिवार्य था कि उसके स्वभाव की अंतर्दृष्टि तेज और उसकी जो चाल है, उसका जो विवेक है, उसने उसे उस मृत शून्य से बाहर निकाल दिया जो नुकसान ने उसके चारों ओर फैला दिया था। मतलब अपनी पत्नी के मरने के बाद में उसका व्यवसाय पे ध्यान नहीं था जिसकी वजह से वो कुछ शोक में डूब गया था। लेकिन चूंकि फारफे ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लंबे समय तक यादों में, शोक में डूबा रहे, उसने वापस से अपने व्यवसाय पे ध्यान दिया और उसने अपना जो नुकसान का शून्य है उस शून्य को दूर कर दिया और फिर से वो एक अपने व्यापार में खड़ा हो गया, फिर से वो स्टैंड कर गया अपने व्यापार में। He could not but perceive that by the death of Rosetta he had exchanged a looming misery for a simple sorrow. वो यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता था कि रूसेटा की मृत्यु ने उसे एक जबरदस्त दुख दिया था, और उस जबरदस्त दुख को जो डोनर्ड है उसने एक सिंपल सोरो में, कैसे सौरों में, कैसे दुख में, एक सामान्य से दुख में बदल दिया था। कितना मजबूत हृदय वाला व्यक्ति दिखाया गया है यहाँ पे डोनाल्ड फारफे, कि अपनी पत्नी की मृत्यु को, पत्नी भी कैसी, युवा पत्नी, एक बढ़िया सभ्य महिला, उस युवा पत्नी की मृत्यु से भी उसने अपने आप को बाहर निकाल दिया है उसकी शोक में डूबी हुई यादों से। इतने मजबूत हृदय का व्यक्ति यहाँ पर डोनाल्ड को दिखाया गया है। आफ्टर दैट रिविलेशन ऑफ हर हिस्ट्री, और उसके इतिहास के रहस्यों के उजागर होने के बावजूद, विच मस्ट हैव कम सूनर और लेटर, जो कि जल्दी या बाद में लेकिन हुआ जरूर होगा, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट लाइफ विद हर वुड हैव बीन प्रोडक्टिव ऑफ फर्दर हैप्पीनेस, ये विश्वास करना कठिन था कि उसके साथ जीवन में और अधिक खुशियां आ सकती थी। मतलब अब देखिए, एक तरफ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है और एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट है, कि एक तरफ तो वो अपनी पत्नी की यादों में था, डूबा हुआ था, अपनी पत्नी की यादों से फिर वो बाहर निकल आया है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वो इस बात पर विश्वास करना भी कठिन मानता है कि जितनी खुशियां उसने उसने प्राप्त कर ली थी, शायद लूसेटा के साथ में उससे ज्यादा खुशियां प्राप्त करना संभव नहीं था। दोनों तरह की बातें हैं यहाँ पर। But as a memory, notwithstanding such conditions, Rosetta's image still lived on with him, her weaknesses provoking only the gentlest criticism, and her suffering attenuating wrath at her concealments to a momentary spark now and then. लेकिन एक स्मृति के रूप में, एक याद के रूप में, ऐसी परिस्थितियों के बावजूद रूसेटा की जो छवि है, जो याद है, अभी भी डोनाल्ड के साथ जीवित थी। उसकी कमजोरियां केवल सबसे कोमल आलोचना को उकसाती थी। उसकी जो कमजोरियां हैं, केवल उसके अंदर जो नम एरिया है, जो पोलाइट एरिया है, उसको उकसाती थी, और उसका दर्द उसके छिपे हुए क्रोध को कभी कभी एक क्षणिक चिंगारी में बदल देता था। मतलब
रूसेटा को याद करके उसके मन में कोई ना कोई चीज तो कभी ना कभी आती ही थी। और ऐसा एहसास कब होता था, जब वो रूसेटा की यादों में होता था और कोई चीज उसको डिस्टर्ब कर देती थी, तो वो चीज एक क्रोध के रूप में उसके अंदर से फूट कर बाहर निकलती थी। By the end of a year, Henchard's little retail seed and grain shop, not much larger than a cupboard, had developed its trade considerably, and the stepfather and daughter enjoyed much serenity in the pleasant sunny corner in which it stood. अब एक साल के अंत तक हैंचड़ की जो छोटी सी खुदरा बीज और अनाज की दुकान है, जो कि एक अलमारी से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उस दुकान ने अपना व्यापार काफ़ी हद तक विकसित कर लिया था। और सौतेले पिता और उस बेटी ने उस सुखद धूप वाला जो कोने की दुकान है, उस दुकान में काफ़ी शांति का आनंद लिया था। मतलब इनका एक साल बहुत अच्छा बीता है। एक छोटी सी कॉर्नर की इनको दुकान मिली थी जो कि एक अलमारी जितनी बड़ी थी, और इन्होंने इस दुकान में ही इतना अच्छा व्यापार किया है कि काफी जो प्रशंसनीय है। दोनों ने अपने आप को, दोनों कौन, ये बाप बेटी, दोनों ने अपने आप को एक बहुत अच्छी स्थिति में ला खड़ा किया है। द क्वाइट बियरिंग ऑफ वन हु ब्रिम्ड विद एन इनर एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड एलिजाबेथ जेन एट दिस पीरियड। इस अवधि में एलिजाबेथ जेन की विशेषता एक ऐसे व्यक्ति का शांत व्यवहार था जो एक आंतरिक गतिविधि से भरा हुआ था। She took long walks into the country 2 or 3 times a week, mostly in the direction of Bournemouth. वो इस अवधि में एलिजाबेथ जेन जो थी, वो हफ्ते में 2 या 3 बार उस जगह, उस देश में, मतलब कैस्टरविज में एक लंबी सैर पे जाया करती थी। ज्यादातर किस दिशा में? बर्डमाउथ की दिशा में। देखिए किस दिशा में जा रही है वो? बर्डमाउथ की दिशा में घूमने जा रही है हफ्ते में 2-3 बार। Sometimes it occurred to him that when she sat with him in the evening, after those invigorating walks, she was civil rather than affectionate, and he was troubled one more bitter regret being added to those he had already experienced at having, by this severe censorship, frozen up her precious affection when originally offered. और कभी कभी उसे लगता था कि जब वह शाम को उस एनर्जी से भरी हुई सैर के बाद उसके साथ बैठती थी, किसके साथ में? हैंचर्ड के साथ में, तो वो स्नेही होने की बजाय सभ्य ज्यादा होती थी। मतलब एक बेटी की तरह होने की बजाय एक प्रिम लेडी, एक गंभीर महिला, एक कुलीन महिला की तरह ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी। और वो परेशान था। एक और कड़वा पछतावा जो उसने पहले ही अनुभव किया था। किसने? माइकल हैंचर्ड्स ने। माइकल जो हैंचर था उसने एक पछतावा जिसका पहले ही अनुभव किया था, कि उसकी कठोर सेंसरशिप के कारण जब वह शुरू में ही पेश किया गया था, तो उसके उस व्यवहार ने उनके बीच के अनमोल स्नेह को रोक दिया था। अब ये कठोर सेंसरशिप से क्या मतलब है? कठोर सेंसरशिप से मतलब है कि जब वो शुरुआत में मेयर था और वो इस टाउन का सबसे सभ्य और सबसे रईस व्यक्ति माना जाता था, तो वो एक अदब में रहा करता था उस समय, प्रॉपर तरीके से रहा करता था, छोटी छोटी चीजें उसको परेशान कर देती थी, एक बिल्कुल जेंटलमैन की तरह रहता था। तो उसका उस समय का व्यवहार जो था, वो आज किस में दिखाई दे रहा है? एलिजाबेथ जेन में दिखाई दे रहा है। उस समय जेन अपने पिता का प्यार चाहती थी, लेकिन पिता कुछ आवश्यकता से अधिक सभ्य था। वही आज ये हो रहा है हैंचर्ड के साथ में, कि अब हैंचर्ड अपनी बेटी का प्यार चाहता है, और उसकी बेटी जो है वो आवश्यकता से अधिक सभ्य है। तो इस तरह का एक पछतावा जो है वो हैंचर्ड को महसूस हो रहा है। She had her own way in everything now, in going and coming, in buying and selling. Her word was law. अब हर काम उसका अपनी मर्जी से हुआ करता था। किसकी मर्जी से? जेन की मर्जी से। चाहे आने जाने में, चाहे कुछ भी खरीदने बेचने में, उसका जो वचन था, उसके जो शब्द थे, वही उन दोनों के लिए कानून थे। You have got a new muff, Elizabeth, he said to her one day quite humbly. तुमने एक नया मफ खरीद लिया है एलिजाबेथ। उसने एक दिन कहा है जेन से ये बात को काफी शांति से और विनम्रता से। यस आई बॉट इट, शी सेड, हाँ मैंने खरीद लिया, उसने कहा। ही लुक्ड एट इट अगेन एज इट ले ऑन एन एडजॉइनिंग टेबल। उसने फिर उसे देखा जब वो बगल की मेज पर रखा हुआ था। क्या वो मफ बगल की मेज पे रखा हुआ था? तब हैंचर ने उस मफ को देखा है। द फर वॉज ऑफ अ ग्लॉसी ब्राउन, and though he was no judge of such articles, he thought it seemed an unusually good one for her to possess. वो जो फर था
वो जो मफलर था, जो मफ था, जो जेन के पास था, वो फर काफी चमकदार ब्राउन कलर का था। हालांकि वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, उनको जज नहीं कर सकता था, फिर भी उसने सोचा कि ये मफलर उसके पास होने के लिए एक असामान्य रूप से अच्छी चीज है। मतलब कि ऐसी चीज इसके पास में आई कैसे, वो इस बात को सोच रहा है अब। रादर कॉस्टली आई सपोज माय डियर, वाज इट नॉट, ही हैजार्डेड। मेरे ख्याल से ये काफी महंगा है ना? उसने हैजार्डेड मतलब थोड़ा सा रिस्क लेते हुए कहा, कि कहीं उसकी बच्ची इस बात पर क्रोध ना करे, ये सोचते हुए। इट वॉज रादर अबव माई फिगर, शी सेड क्वाइटली, बट इट इज नॉट शोई। ये जो है ना, हो सकता है ये मेरे फिगर से थोड़ा ऊपर हो, मतलब जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उससे थोड़ा सा महंगा हो, ऐसा हो सकता है, उसने धीरे से कहा। लेकिन ये शोई नहीं है, मतलब दिखावटी नहीं है। Oh no, said the netted Zoyan, anxious not to pick her in the least। तो एलिजाबेथ का ये जो जवाब है ना, इस जवाब को सुनकर हैंचर ने कैसा महसूस किया है, जैसे वो एक जाल के अंदर फंसा हुआ शेर हो, नेटेड जायन हो। तो उसने ये कहा है कि जब जेन कहती है ना कि ये दिखावटी नहीं है, तो हल्का सा देखिए, अब आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जब कोई हमसे कहेगा तो हम उसको अगर इस बात को कहेंगे कि भाई जो भी है पर ये दिखावटी तो ना है, अगर हम इस तरीके से कहेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि शायद मैंने किसी तरीके से इस व्यक्ति की भावनाओं को थोड़ा सा ठेस पहुंचा दी है। तो इसलिए फिर वो अपने आप को माइल्ड करने की कोशिश करेगा। तो यही माइल्ड करने की कोशिश किसने की इस समय? माइकल हेंचर ने, क्या कहते हुए, अरे नहीं नहीं, उस जाल में फंसे हुए शेर ने कहा, जो उसे जरा सा भी नाराज ना करने के लिए चिंतित था। नॉट टू पिक हर मतलब नाराज करने के लिए नहीं। Some little time after, when the year had advanced into another spring, he paused opposite her empty bedroom in passing it। और कुछ समय बाद, जब साल एक और वसंत में बदल गया, मतलब एक साल और बीत गया, वो उसके खाली बेडरूम के सामने से गुजरते हुए रुका। He thought of the time when she had cleared out of his then large and handsome house। उसे वो समय याद आया जब वो उस जगह पर, उस बाड़े में, उस एरिया में, उस बड़े से खूबसूरत घर से बाहर निकल गई थी। इन कॉर्न स्ट्रीट, कहाँ पर निकल गई थी? कॉर्न स्ट्रीट में। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसलाइक एंड हार्शनेस, अपनी नापसंदगी और कठोरता के परिणाम स्वरूप। एंड ही हैड लुक्ड इनटू हर चैम्बर इन जस्ट द सेम वे, और उसने उसी पुरानी तरीके से उसके कक्ष में देखा था। किसके किसके बारे में बात हो रही है? हैंचर्ड के और एलिजाबेथ जेन के बारे में बात हो रही है। एक साल और बीत गया है, और उसके बाद में जो माइकल हैंचर्ड है, उसने जेन को घर से बाहर जाते हुए देखा है। अपनी जिंदगी में चाहे नापसंदगी हो, चाहे कठोरताएं हो, उन सभी चीजों से बाहर निकलते हुए देखा है। और इसी तरीके से हैंचर ने अपनी बेटी को अपने कक्ष में देखा था। अब उसके कक्ष को देख रहा है कौन? माइकल हैंचर्ड, कि उसका जो रूम है जेन का, वो कैसा है। द प्रेजेंट रूम वॉज मच हम्बलर, but was struck him about it was the abundance of books lying everywhere। तो उसका जो वर्तमान का रूम है, कमरा है जेन का, वो अब काफी हम्बलर था, काफी विनम्र था। अब हम्बलर से मतलब ये नहीं कि जो रूम की दीवारें हैं वो विनम्र हैं, कि भाई कोई अंदर घुसा है तो हाथ जोड़ के स्वागत कर रही हैं। मतलब कि बहुत ही वेल सेटल्ड रूम था अब उसका। लेकिन इस वेल सेटल्ड चीज ने उसको प्रभावित नहीं किया था। जो चीज वो चीज जिसने माइकल हेंचर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो ये चीज थी कि उसके रूम में हर जगह जो पुस्तकें थी उनकी बहुत ज्यादा मात्रा थी, बहुत सारी पुस्तकें वहां पर लगी हुई थी। Their number and quality made the meager furniture that supported them seem absurdly disproportionate। और उनकी संख्या और गुणवत्ता ने उन्हें सहारा देने वाले थोड़े से फर्नीचर को बड़े बेतुके ढंग से असंगत बना दिया था। मतलब उन पुस्तकों की क्वालिटी और संख्या इतनी जबरदस्त थी कि जिस फर्नीचर में वो सेटल थी ना, वो फर्नीचर उन किताबों के आगे तुच्छ लग रहा था। Some, indeed many, must have been recently purchased, and though he encouraged her to buy in reason, he had no notion that she indulged her innate passion so extensively in proportion to the narrowness of their income। और कुछ बहुत, कुछ वास्तव में बहुत सारे या हाल ही में खरीदी गई पुस्तक होंगी, और यद्यपि
उसने उसे तर्क में खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जो सहज इच्छा है, अपनी इच्छा को अपनी आय की संकीर्णता के अनुपात में काफी बड़े पैमाने पर भोगा करती है। पूरी बात का डीप सेंस क्या है कि अब हैंचड़ को थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि शायद जो जेन है वो आय के अनुपात में अपनी इच्छाओं के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करती है। For the first time he felt a little hurt by what he thought her extravagance and resolved to say a word to her about it. और पहली बार उसे उसकी फिजूल खर्ची से थोड़ा सा दुख हुआ और उसने उसके बारे में कुछ कहने का संकल्प किया। But before he had found the courage to speak, an event happened which set his thoughts flying in quite another direction. लेकिन इससे पहले कि वो जेन से कुछ बोलने का साहस जुटा पाता, एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने उसके विचारों को बिल्कुल दूसरी दिशा में धकेल दिया। The busy time of the seed trade was over, and the quiet weeks that preceded the hay season had come, setting their special stamp upon Casterbridge by thronging the market with wood rakes, new wagons in yellow, greens, and red, formidable scythes, and pitchforks of prong sufficient to skewer up a small family. तो जो बीज का व्यापार है वो लगभग उस व्यापार का समय जो है वो समाप्त हो चुका है, और घास के मौसम से पहले के जो शांत समय है, उस शांत समय ने कैस्टरविच पर अपनी विशेष छाप छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि बाजार में वो लकड़ी के जो रैक थे, जो पीले, हरे और रेड कलर के थे, उस कलर्स की नई वैगन, नई गाड़ियां, और साथ ही साथ में बहुत शानदार पैनी दरातियां और एक छोटे से परिवार को छुरा घोंपने के लिए पर्याप्त कांटे लेकर भीड़ उमड़ पड़ी थी। फिर से लंबा सेंटेंस है। फिर से इसका सेंस क्या है कि बीज का मौसम तो खत्म हो चुका है और बाजार में अब नई नई गाड़ियां दिखाई देने लगी हैं, नए नए वैगन्स दिखाई देने लगे हैं, जिसमें क्या था, जिनमें घास भरी हुई होती थी, है ना। क्योंकि हेट रसा था ना शुरुआत में, तो हम तो इस बात को समझ सकते हैं कि घास का भी एक सीजन होता है। मतलब जो फसल है उसके कटने के बाद जो चीजें बचती हैं, जो घास बचती हैं, जिनको कि अपनी दरातियों से काटते हैं। इसमें आया है ना फॉर्मिडेबल साइट्स। फॉर्मिडेबल क्या होता है? अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। और साइट्स मतलब दरातियां। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजय दरातियां, इसका मतलब ये है कि बहुत पैनी, बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली दरातियां, उनके संदर्भ में बात हुई है। तो अब मौसम कैसा है कि जो बीज के व्यापार का समय है वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन बाजार में जो लकड़ी के रैक हैं वो, साथ ही साथ नए नए वैगन और छोटे छोटे परिवार अब अपनी शॉपिंग के लिए उमड़ पड़े हैं। ठीक है। Henchard, contrary to his wont, went out one Saturday afternoon towards the marketplace from a curious feeling that he would like to pass a few minutes on the spot of his former trumps. Henchard अपनी आदत के विपरीत अपोजिट एक शनिवार की दोपहर को बाजार की ओर एक अजीब सी भावना से बाहर निकल गया, और वो अपनी पिछली जीत के स्थान पर कुछ मिनट बिताना चाहता था। फायरफ्रे, to whom he was still a comparative stranger, stood a few steps below the corn exchange door, a usual position with him at this hour, and he appeared lost in thought about something he was looking at a little way off. तो जो डोनाल्ड फायरफ्रे था, जिसके लिए अभी भी वो एक तुलनात्मक अजनबी था, वो कॉर्न एक्सचेंज के दरवाजे से कुछ कदम नीचे खड़ा था। इस समय उसके लिए एक सामान्य सी स्थिति थी, और वो कुछ दूर पर देख रही किसी चीज के बारे में सोच में खोया हुआ सा लग रहा था। जो डोनाल्ड फायरफ्रे है वो वहां पे खड़ा हुआ है कॉर्न एक्सचेंज के पास में, और ऐसे ही देख रहा है खुले मौसम में, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है। Hencher's eye followed Farfrae's, and he saw that the object of his gaze was no sample showing farmer, but his own step daughter, who had just come out of a shop over the way. हैंचर की नजरें फायरफ्रे का पीछा करती रही, और उसने देखा कि उसकी नजर का जो लक्ष्य था वो कोई नमूना दिखाने वाला किसान नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सौतेली बेटी थी, जो कि अभी अभी सड़क के उस पार एक दुकान से बाहर आई थी। She, on her part,
was quite unconscious of his attention, and in this was less fortunate than those young women whose very plumes, like those of Juno's bird, are set with Argus eyes whenever possible admirers are within ken। और अब इस समय वो अपनी ओर से उसके ध्यान से बिल्कुल अनजान थी। किसके ध्यान से? हैंचर्ड के ध्यान से। और इस मामले में वो उन युवतियों से कम भाग्यशाली था जिनके पंख जूनों के पक्षी की तरह जब भी प्रशंसक होते हैं तो ऑर्गस की आंखों के जैसे सजे हुए होते हैं। अब देखिए, दो रेफरेंस यहाँ पे फिर से आए हैं। एक तो है जूनोस बर्ड्स और दूसरा है आर्गस आइज। दोनों का मतलब समझते हैं। जूनोस बर्ड, अब कौन सा पक्षी है? अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जूनोस बर्ड में कौन से पक्षी का जिक्र किया गया है, आपको चार पक्षियों के नाम दे दे, तो आपको इस बात का पता होना बहुत आवश्यक है कि जूनोस बर्ड जो है वो पिकॉक के लिए, एक मोर के लिए रेफर किया जाता है, क्योंकि रोमन माइथोलॉजी में जो बर्ड ऑफ जूनो है वो एक पीकॉक होता है। अब ये, इससे यहाँ पे सेंस क्या है कि जो पीकॉक है ना, वो जूनो का एक पवित्र एनिमल है, पवित्र एक बर्ड है, जो कि कौन है? जो कि शादी की देवी है। जूनो शादी की देवी है, रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज है, मैरिज, फैमिली एंड वुमेन। तो जूनो जो है वो रोमन गॉडेस है मैरिज की, फैमिली की और वुमेन की, इसलिए यहाँ पे जूनोज वर्ड इस फ्रेज को इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा है आर्गस आइज, जिसका मतलब होता है एक ऐसी आंखें जो बहुत ज्यादा विजिलेंट होती हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होती है, मतलब सब कुछ नोटिस करती हैं। ऐसी आंखें जो दुनिया की हर एक बारीक चीज को, हर एक चीज को, किसी भी चीज को अपनी आंखों से धुंधला नहीं होने देती हैं, हर चीज को नोटिस करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि इस मामले में वो उन युवतियों से कम भाग्यशाली थी। कौन? एलिजाबेथ जेन, कि जिसके पंख कैसे थे? जूनों के पक्षी की तरह थे। और उसकी आंखें कैसी थी? आर्गस के आईज की जैसी थी। मतलब वो सब कुछ थोड़ी देख पा रही थी, उसको इस बात का थोड़ी एहसास था कि जो माइकल हेंचर्ड उसका पिता है वो उनको देख रहा है ना? इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। Henchard went away thinking that perhaps there was nothing significant after all in Firefly's look at Elizabeth Jane at that juncture. हैंचर्ड ये सोचकर चला गया कि शायद उस समय एलिजाबेथ जेन को देखने में फायरफ्ले की कोई खास बात नहीं थी। Yet he could not forget that the Scotchman had once shown a tender interest in her of a fleeting kind. फिर भी वो ये नहीं भूल सकता था कि वो स्कॉचमैन जो था, डोनाल्ड जो था, उसने एक बार उसमें काफी ज्यादा रुचि दिखाई थी। भले ही वो क्षणिक रूप में हो, फ्लीटिंग काइंड हो, लेकिन रुचि तो दिखाई थी। Thereupon promptly came to the surface that idiosyncrasy of Henchard's which had ruled his courses from the beginning and had mainly made him what he was। इसके बाद हैंचर्ड की जो विचित्रता है वो तुरंत ही सतह पर आ गई, जिसने शुरू से ही उसके कामों के ऊपर राज किया था, जिसने उसे वो बनाया था जो कि वो था। मतलब हैंचर्ड की जो विचित्रता थी, हैंचर्ड की जो स्पेशलिटी थी, वो फिर से एक बार बाहर निकल आई है। और ये वही विशिष्टता है जिसने माइकल हैंचर्ड को माइकल हैंचर्ड द मेयर ऑफ कैस्टरविच बनाया था। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट ए यूनियन बिटवीन his cherished stepdaughter and the energetic, thriving Donald was a thing to be desired for her good and his own, he hated the very possibility। तो ये सोचने की बजाय कि उसकी बेटी और डोनाल्ड के बीच जो मिलन था, भले ही वो उसकी प्यारी सौतेली बेटी और उस ऊर्जा से भरे हुए डोनाल्ड फायरफ्रे के बीच एक वांछनीय चीज थी, एक बेहतरीन चीज थी, वो इस बात को सोचने की बजाय उन दोनों की शादी की जो संभावना है उससे क्या करता है? हेट करता है, नफरत करता है। ही हेटेड द वेरी पॉसिबिलिटी, उन दोनों के नजदीक आने की संभावना से भी वो नफरत करता है। Time had been when such instinctive opposition would have taken shape in action। एक समय था जब इस तरह का सहज विरोध एक कार्रवाई का आकार ले लेता था। बट ही वॉज नॉट नाउ द हैंचर्ड ऑफ फॉर्मर डेज, लेकिन अब वो पुराने दिनों वाला हैंचर्ड नहीं था। मतलब एक समय ऐसा था कि अगर हैंचर्ड को ऐसा पता चल जाता तो वो इस डोनाल्ड की चटनी बना देता। लेकिन अब वो हैंचर्ड नहीं रहा जो कभी पहले हुआ करता था, जिसके अंदर जबरदस्त अहंकार था, जबरदस्त क्रोध था।
He schooled himself to accept her will in this as in other matters as absolute and unquestionable. उसने खुद को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया था कि वह उसकी इच्छा को, चाहे वो कोई भी मामले हों, दूसरे मामलों की तरह पूर्ण रूप से और बिना किसी डिबेट के, बिना किसी क्वेश्चन के स्वीकार कर देगा। मतलब वो अपनी बेटी की किसी भी इच्छा को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करेगा। He dreaded lest an antagonistic word should lose for him such regard as he had regained from her by his devotion, feeling that to retain this under separation was better than to incur her dislike by keeping her near. उसे डर था कि कहीं कोई भी उसके अपोजिट शब्द, कोई भी ऐसे शब्द जो उसके द्वारा बोले जाएं उसकी बेटी के विरोध में, वो शब्द उसके लिए वो सम्मान न खो दें जो उसने प्रेम से, उसने अफेक्शन से, अपनी बच्ची, अपनी बेटी के प्रति डिवोशन से वापस पाया था। उसे लगा कि उसे अलग रखकर उसे नापसंद करने की तुलना में इसे अलग रखना बेहतर होगा, कि मतलब अपने विरोधी शब्दों को अपनी बेटी से अलग रखना ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि मेरी बेटी ही मुझसे रूठ जाए। But the mere thought of such separation favored his spirit much, and in the evening he said, with the stillness of suspense, "Have you seen Mr. Farfrae today, Elizabeth?" लेकिन इस अलगाव के विचार से, इस सेपरेशन के विचार मात्र से ही उसकी आत्मा में बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न हो गई थी। और शाम को ही उसने स्टिलनेस ऑफ सस्पेंस यानी कि संदेह की शांति के साथ कहा कि क्या तुम आज मिस्टर फायरफेस से मिली थी एलिजाबेथ? एलिजाबेथ जेन स्टार्टेड एट द क्वेश्चन। एलिजाबेथ जेन वो प्रश्न को सुनकर चौंक गई। एंड इट वाज विद सम कंफ्यूजन दैट शी रिप्लाइड नो। और किसी कंफ्यूजन के तौर पर, मतलब थोड़ा सा भौचक्का रहकर उसने क्या जवाब दिया है? नहीं। Oh, that's right. It was only that I saw him in the street when we both were there. अच्छा अच्छा, ठीक है। बस ये तो इतनी सी बात है कि हम जब हम दोनों वहां थे ना, तो मैंने उसको सड़क पे देखा था, स्ट्रीट में। He was wondering if her embarrassment justified him in a new suspicion that the long walks which she had latterly been taking, that the new books which had so surprised him, had anything to do with the young man. वो सोच रहा था कि क्या उसकी शर्मिंदगी ने उसे एक नए संदेह में डाल दिया है, और वो जो लंबी सैर कर रही थी कि नई किताबें, जिसने उसे इतना आश्चर्यचकित किया था, कि क्या उन किताबों का उस युवक से कोई लेना देना था क्या? She did not enlighten him. उसने उसे कुछ नहीं बताया। And lest silence should allow her to shape thoughts unfavorable to their present friendly relations, he diverted the discourse into another channel. और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चुप्पी उसे उनके वर्तमान प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों के अपोजिट में विचारों को आकार देने का मौका दे, उसने बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। अनदर चैनल, दूसरे चैनल में या दूसरी दिशा में मोड़ दिया। Henchard was by original make the last man to act stealthily for good or for evil. Henchard मूल रूप से चुपके से काम करने वाला आखिरी व्यक्ति था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। But the solicitous timor of his love, the dependence upon Elizabeth's regard into which he had declined, or in another case to which he had advanced, denaturalized him. लेकिन उसके प्यार की जो सोलिसिटस टिमोर थी, जो जबरदस्त डर था, ठीक है। सोलिसिटस टिमोर क्या होता है? एक भयंकर भय या चिंता से उत्पन्न हुआ डर। तो उसके जो प्यार का वो सोलिसिटस टिमोर था, वो चिंता से उत्पन्न हुआ भय था। कौन किस बारे में बात कर रहा है? कौन से भय की बात कर रहा है ये? जो कि दूसरे अर्थ में ऐसा कहा जाए कि उसकी निर्भरता थी एलिजाबेथ के लिए, ठीक है। दोबारा से इस बात को आप समझेंगे कि उसके प्यार का जो वो चिंता से भरा हुआ भय था, कौन सा भय? जो कि एलिजाबेथ के सम्मान पर निर्भरता थी उसकी, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। या फिर दूसरे अर्थ में ऐसा कहें कि जिसके लिए वो आगे बढ़ गया था। उस भय ने माइकल हेंचर्ड को जेन के प्रति थोड़ा सा अप्राकृतिक बना दिया था, उन सब प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में। जो जो प्रश्न माइकल हेंचर्ड के मन में उभर रहे थे, तो इस
भय ने, इस चिंता से भरे हुए डर ने कि उसकी बेटी कहीं अपने पिता के लिए कुछ गलत ना समझे या फिर यूं ना समझे कि उसका पिता उसके निजी जीवन में दखलंदाजी कर रहा है, इसलिए उसने अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको डीनेचुरलाइज्ड कर दिया है। He would often weigh and consider for hours together the meaning of such and such a deed or phrase of hers, when a blunt, settling question would formerly have been his first instinct. वो अक्सर घंटों तक उसके ऐसे ऐसे काम या उन शब्दों के अर्थ पर विचार करता, जबकि पहले एक सीधा साधा सा सवाल उसका पहला सहज ज्ञान होता था। सीधा साधा सा सवाल वो अपने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को सोच करके कहा करता था पहले, लेकिन अब वो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के, बहुत तोल मोल के इस्तेमाल करता है। एंड नाउ, uneasy at the thought of a passion for Farfrae, which should entirely displace her mild filial sympathy with himself, he observed her going and coming more narrowly. और अब फारफे के लिए एक जुनून के विचार से बेचैन, जो उसके अपने प्रति कोमल पुत्रवत बेटे के जैसे सहानुभूति को पूरी तरीके से विस्थापित कर देगा, उसने उसे और अधिक बारीकी से आते जाते देखा है। किसको आते जाते देखा है? अपनी बेटी को, और उस व्यवहार को जो कि उसका फारफे के प्रति एक कोमलता से उत्पन्न हुआ है, एक बेटे के जैसा, एक पुत्रवत जैसा, ठीक है, फिलियल सिंपैथी जो उत्पन्न हुई है उसके मन में डोनाल्ड फारफे के लिए, उस एहसास को उसने दोबारा से जीना शुरू किया है। अब मतलब धीरे धीरे वो चाहता है कि उसके मन में से डोनाल्ड के प्रति जो दुश्मनी है, जो घृणा है, वो खत्म हो जाए। There was nothing secret in Elizabeth Jane's movements beyond what habitual reserve induced. तो एलिजाबेथ जेन की अदिति जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में वो आदतन संयम से प्रेरित होने वाली गतिविधियों के अलावा कुछ भी रहस्य नहीं था। मतलब जो उसकी आदतें थी वो ही थी बस, और कोई भी रहस्य नहीं था एलिजाबेथ जेन के मूवमेंट्स में। एंड इट मे एट वंस बी ओन्ड ऑन हर अकाउंट, और यह तुरंत उसके मामले में स्वीकार किया जा सकता था, that she was guilty of occasional conversations with Donald when they chanced to meet, कि वो डोनाल्ड से कभी कभार बातचीत करने की दोषी थी जब वो संयोग से मिला करते थे। Whatever the origin of her walks on the Budmouth Road, her return from those walks was often coincident with Farfrae's emergence from Corn Street for a 20 minutes blow on that rather windy highway, just to winnow the seeds and chaff out of him before sitting down to tea, she, as he said। तो बड़मौत रोड पर उनके चलने की शुरुआत चाहे जो भी हो, उस सैर से उसका लौटना अक्सर फारफे के साथ कॉर्न स्ट्रीट में निकलने के साथ ही होता था। मतलब डोनाल्ड और जेन अब साथ साथ ही निकलते थे घर से, जो उस हवादार रास्ते पर 20 मिनट के लिए घूमता था, और बस चाय पीने से पहले उसके अंदर से बीज और भूसा निकालने के लिए, जैसा कि उसने कहा था। मतलब अब बात यह है कि दोनों जो है ना, ये एलिजाबेथ जेन और डोनाल्ड फारफे, अब ये दोनों वो एक ही दिशा में जाने के लिए, कहाँ पर, बडमोथ रोड पर जाने के लिए, वो तो अपने काम से, और ये जो लड़की है ये घूमने के लिए, इनका निकलना एक ही दिशा में होता था। मतलब अब आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि भाई आराम से दोनों का प्रेम संबंध कहीं ना कहीं एक जगह ले रहा है, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कमल खिलने लग गए हैं। तो इसलिए अब वो दोनों एक ही साथ जाते हैं और एक ही साथ आते हैं। Henchard became aware of this by going to the ring, and screened by its enclosure, keeping his eye upon the road till he saw them meet, his face assumed an expression of extreme anguish। और हैंचर्ड को इस बात का पता रिंग में जाकर चल गया, और उसके घेरे से छिपकर उसने सड़क पे अपनी नजर बनाए रखी, तब तक कि कब तक बनाए रखी, जब तक कि उसने उन दोनों को मिलते हुए नहीं देखा, और उसके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा का भाव था। Of her, too, he means to rob me, he whispered, but he has the right. I do not wish to interfere. ओह, वो उसे भी लूटना चाहता है। हैंचर्ड कह रहा है इस बात को फुसफुसाते हुए कि अच्छा, तो ये मेरी बेटी को भी लूट लेना चाहता है मुझसे, मतलब मुझसे चुरा लेना चाहता है, लेकिन उसे अधिकार भी है, और मैं इस चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही मैं करना चाहता हूँ। The meeting in truth was of a very innocent kind, and matters were by no means so far advanced between the young people as Henchard's jealous grief inferred। सच तो यह था
कि यह मुलाकात बहुत ही मासूम किस्म की थी और युवा लोगों के बीच में जो मामला था वो इतना आगे नहीं बढ़ा था जितना कि हैंचड़ के ईर्ष्या से भरे हुए दुख से पता चलता है। क्या मतलब है, क्या डीप मीनिंग है इस बात का, कि जो एलिजाबेथ जेन और हैंचर्ड का जो दुश्मन तथा कथित दुश्मन है डोनाल्ड फायरफे जो कि कभी हुआ करता था, तो ये दोनों जेन और डोनाल्ड ये वहां पर मिले हैं, लेकिन इनकी मुलाकात बहुत ही मासूम है। बहुत मासूम से मतलब है एक डिसेंट मीटिंग है इनकी, कि भाई ठीक है दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों ने बातचीत की, लेकिन हेंचर्ड के मन में जो टेंशन थी ना कि भाई हो सकता है इनका मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हो सकता है कि ये एक दूसरे से फिजिकली अटैचमेंट में जुड़ गए हों, इनके बीच में सेक्स वगैरह जो है वो सब हो गया हो। तो इस चीज की जो ईर्ष्या थी, इस चीज की जो जेलसी थी ना, जो हेंचर्ड के भीतर थी, उस मीटिंग को देख करके, डोनाल्ड की और जेन की उस मीटिंग को देख करके उसका जो भावना थी वो काफी शांत हुई थी, उसके मन में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आया था। Could he have heard such conversation as past, he would have been enlightened thus much. अगर वो इस तरह की बातचीत सुन पाता तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाता। ही, अब उनकी बातचीत सुनाई दे रही है, देखो हमको, हमको सुनाई जा रही है ये बातचीत। और कौन सुन पाता है इनकी बातों को? हैंचड़, मतलब हैंचड़ को नहीं सुनाई दे रही है उन दोनों की बातें, लेकिन ये हमको बताई जा रही हैं, जो रीडर्स हैं उनको बताई जा रही हैं। ही, वो कहता है डोनाल्ड, यू लाइक वॉकिंग दिस वे मिस हैंचड़, एंड इज इट नॉट सो? तो आपको इस दिशा में घूमने आना अच्छा लगता है मिस हैंचर्ड, क्या ऐसा नहीं है? uttered in his undulatory accents and with an appraising pondering gaze at her, अपनी लहराती हुई आवाज में और उसकी ओर मूल्यांकन करते हुए विचारपूर्ण स्वर में, विचारपूर्ण आवाज में उसने कहा है डोनर ने। तो शी, जेन कहती है, ओ यस, आई हैव चूजन दिस रोड लेटरली, आई हैव नो ग्रेट रीजन फॉर इट। हाँ हाँ, मैंने भी यही रास्ता चुना है, हालांकि इधर घूमने आने के लिए मेरे पास कोई विशेष रीजन नहीं है। ही, बट दैट मे मेक अ रीजन फॉर अदर्स, लेकिन इससे दूसरों को तो रीजन मिल जाते हैं ना। मतलब कि वो ये सोच रही है कि शायद तुम तो इधर आती हो, तो तुम्हारे इधर आने से हो सकता है दूसरे लोगों को रीजन मिल जाए, मतलब कि मुझे, मैं डोनाल्ड फारवे, मुझे रीजन मिल जाए कि तुम इधर आती हो तो मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाऊं, उसके मन की भावना ऐसी है। शी, रेडनिंग, वो लाल होकर, थोड़ी सी उससे ब्लश करते हुए, शर्माते हुए उससे लाल होकर, आई डोंट नो दैट, मुझे तो नहीं पता था ऐसा, इतना भी है थोड़ा सा। माई रीजन, हाउ एवर सच एज इट इज दैट आई विश टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ द सी एवरी डे। अब देखो कैसे बात को मोड़ रही है वो ये कह रही है कि मेरा कारण तो ये है कि मैं हर दिन समुद्र की झलक देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस दिशा में आती हूँ। लेकिन मन की बात तो वो जानती है कि समुद्र, कौन सा समुद्र, ये डोनाल्ड फारवे नाम का समुद्र, इसको देखना चाहती है वो, इसलिए आती है हर दिन इस दिशा में। ही, इज इट ए सीक्रेट वाई, कि क्या ये कोई रहस्य है, क्यों? शी, रिलक्टेंटली, तो वो अनिच्छा से कहती है हाँ। ही, विद द पैथोस ऑफ वन ऑफ हिज नेटिव बैलेट्स, अपनी एक देशी गाथा की आवाज में, एक देशी गाथा के स्वर में, आवाज में वो कहता है, आह, आई डाउट देयर विल बी एनी गुड इन सीक्रेट्स। ओ हो, मुझे संदेह है कि इन रहस्यों में क्या ही अच्छाई होगी। ए सीक्रेट कास्ट ए डीप शेडो ओवर माई लाइफ, एंड वेल यू नो वॉट इट वॉज, कि एक रहस्य ने मेरे जीवन पे बहुत गहरा साया डाल दिया था, और तुम्हें तो अच्छी तरह पता ही है कि वो क्या था। Elizabeth admitted that she did, but she refrained from confessing why the sea attracted her. एलिजाबेथ ने माना कि उसने ऐसा किया था, लेकिन उसने यह बताने से परहेज किया कि समुद्र उसे क्यों आकर्षित करता है। She could not herself account for it fully. वो खुद इस बात का पूरा हिसाब नहीं दे सकती थी, not knowing the secret possibility to be that इन एडिशन टू अर्ली मरीन एसोसिएशंस हर ब्लड वाज ए सेलर्स, क्योंकि वो इस रहस्य को नहीं जानती थी कि संभवतः
शुरुआत में उन समुद्री संबंधों के अलावा उसका जो खून था वो किसका था? सेलर्स का था, नाविक का था, क्योंकि रिचर्ड न्यूसन कौन था? एक नाविक था। ये एक गुप्त बात है, ये उन दोनों में से किसी ने नहीं कही है। देखिए, ना तो इसके आगे ही लिखा हुआ है ना शी लिखा हुआ है। तो एलिजाबेथ ने उसको ये तो नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता है। वो खुद इस बात का हिसाब नहीं दे सकती कि भाई उसको समुद्र को देखना पसंद क्यों है, क्योंकि उसका तो खुद का खून भी नाविक का ही है। खैर, ऐसा होता थोड़ी है कि भाई जिसका पिता मास्टर होगा तो बेटे का भी मास्टर वाले खून होगा, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन तो नोवेल है जी, देखिए, थोड़ा बहुत कल्पनाओं पे भी चलता है। ऐसा दिखाया गया है, ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि भाई नाविक की बेटी है तो उसका समुद्र में इंटरेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, नोवेल है, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम सीरियसली लेते हैं। Thank you for those new books, Mr. Firefly. She added shyly, I wonder if I ought to accept so many. तो उन नई किताबों के लिए धन्यवाद, मिस्टर फायरफ्ले। उसने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इतनी सारी किताबें स्वीकार करनी चाहिए। आई, वाई नॉट? इट गिव्स मी मोर प्लेजर टू गेट देम फॉर यू देन यू टू हैव देम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे आपको मुझे उन किताबों को आपके लिए लाने में बहुत खुशी मिलती है, और आप भी उनको अपने पास रखो ना, क्यों नहीं रखती हो? इट कैन नॉट, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। है ना, वर्ड टू वर्ड मतलब नहीं होता है इन चीजों का, ठीक है ना। इट कैन नॉट का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए। They proceeded along the road together till they reached the town and their paths diverged. वो सड़क पर साथ साथ चलते रहे जब तक कि वो शहर नहीं पहुंच गए और उनके रास्ते अलग नहीं हो गए। Henchard vowed that he would leave them to their own devices, put nothing in the way of their courses, whatever they might mean. हैंचर्ड ने कसम खाई कि वो उन्हें अपने हाल पर छोड़ देगा, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगा, चाहे उनका मतलब कुछ भी हो। If he were doomed to be bereft of her, so it must be. अगर उसे उससे दूर होना ही था तो ऐसा तो होके ही रहेगा। In the situation which their marriage would create, he could see no locus standi for himself at all. और उनकी शादी से जो भी स्थिति पैदा होगी उसमें वो खुद के लिए कोई जगह नहीं देख सकता। तो लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है भाई? लोकस स्टैंडी का मतलब होता है हस्तक्षेप का अधिकार, या फिर वहां पर खड़े होने का अधिकार। तो हेंचर्ड क्या सोच रहा है इस चीज को लेकर के, कि उन दोनों के बीच में खड़े होने का, उन दोनों के बीच में आने का उसका कोई भी अधिकार नहीं है। Firefly would never recognize him more than superciliously. His poverty ensured that no less than his past conduct. तो जो फायरफ्रे है वो उसे कभी भी घमंड से नहीं पहचान पाएगा। उसकी गरीबी ने उसे उसके पिछले आचरण से कम नहीं बनाया था, मतलब ये चीज सुनिश्चित नहीं की थी कि वो अपनी गरीबी से बदल गया होगा। ठीक है, तो फायरफ्रे जो है उसके जो विचारधारा है, वो विचारधारा कैसी है अब, जो हैंचर्ड के प्रति वो इस प्रकार की विचारधारा है कि शायद जो हैंचर्ड है उसका घमंड बदल चुका है, अब वो एक बेहतरीन व्यक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, and so Elizabeth would grow to be a stranger to him, and the end of his life would be friendless solitude. और इस तरह से एलिजाबेथ उसके लिए अजनबी बन जाएगी, किसके लिए? हैंचर्ड के लिए। और उसका जीवन का जो अंत होगा वो बिना किसी दोस्त के कैसे होगा? एकांत में होगा। सोच रहा है हैंचर्ड इस बात को कि अब जब वो दोनों की शादी हो जाएगी यदि, तो जो हैंचर्ड है उसका जीवन एक अकेलेपन में हो जाएगा, और उसकी जो मृत्यु है वो बिना किसी दोस्त के, बिना किसी साथी के अकेलेपन में हो जाएगी। With such a possibility impending, he could not help watchfulness. Indeed, within certain lines, he had the right to keep an eye upon her as his charge. और ऐसी संभावनाओं के चलते वो कोई सतर्कता भी नहीं बरत सकता था। दरअसल कुछ सीमाओं के भीतर उसे अपने प्रभाव के रूप में उस पर नजर रखने का अधिकार था। मतलब अब वो उन दोनों के बीच में कुछ सतर्कता भी नहीं बरत सकता था, भाई दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो क्या ही कर देता। हालांकि एक पिता के तौर पर वो थोड़ी बहुत तो नजर रखता था उनके ऊपर, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता था उनको। The meetings seemed to become matters of course with them on special days of the week. और अब सप्ताह के विशेष दिनों में उनके लिए बैठकें स्वाभाविक हो गई थी। At last full proof was given him
He was standing behind a wall close to the place at which Firefly encountered her. और आखिरकार उसे पूरा सबूत मिल ही गया। वो उस जगह के पास एक दीवार के पीछे खड़ा था जहां फायरफ्लाई ने उससे मुलाकात की थी। He heard the young man address her as dearest Elizabeth Jane, and then kiss her, the girl looking quickly round to assure herself that nobody was near. तो दीवार के एक और कौन खड़ा है? हेंचर्ड खड़ा है। दूसरी ओर कौन खड़ा है? डोनाल्ड फायरफ्लाई और एलिजाबेथ जेन खड़े हैं, ठीक है। तो अब हेंचर्ड ने एक आवाज सुनी है। क्या सुना है? पूरा सबूत उसको मिल गया है अब उन दोनों के प्रेम संबंध का। और वो आवाज क्या कहती है कि उस युवक ने, जो डोनाल्ड है, उसने एलिजाबेथ जेन को क्या कहकर संबोधित किया है? डियरेस्ट एलिजाबेथ जेन, मेरी प्रियतम एलिजाबेथ जेन, मेरी जान, मेरी जाने मन, मेरी जाने तमन्ना, मेरी जिगर की छल्लो। तो ये कहकर उसने अपने एलिजाबेथ को संबोधित किया है कि प्रियतम एलिजाबेथ जेन। और फिर उसके बाद उसने लड़की को किस किया है। और लड़की ने जल्दी से इधर उधर देखा है ताकि वो खुद को विश्वास दिला सके कि कोई आसपास तो नहीं है, मतलब किसी ने उनको किस करते हुए देख तो नहीं लिया है। When they were gone their way, Henchard came out from the wall and mournfully followed them to कैस्टरविल। तो जब वो चले गए तो हैंचर दीवार से बाहर आया और दुखी मन से उनके पीछे पीछे कैस्टरविज में चला गया। द चीफ looming trouble in this engagement had not decreased। इस मुठभेड़ में मुख्य जो परेशानी थी वो कम नहीं हुई थी। बोथ फायरफ्लाई एंड एलिजाबेथ जेन, unlike the rest of the people, must suppose Elizabeth to be his actual daughter from his own assertion, while he himself had the same belief, and though Firefly must have so far forgiven him as to have no objection to own him as a father-in-law, intimate they could never be। फायरफ्लाई और एलिजाबेथ जेन दोनों ही बाकी लोगों से अलग एलिजाबेथ जेन को अपनी बेटी भले ही मानते होंगे, ठीक है, वास्तविक बेटी मानते होंगे क्या? किसको? फायरफ्लाई और एलिजाबेथ जेन जो हैं वो भले ही से अपने आप को माइकल हेंचर्ड की वास्तविक बेटी मानते होंगे, जबकि वो खुद भी यही मानता था। हालांकि फायरफ्लाई ने उसे इतना माफ कर दिया होगा कि शायद उसे माइकल हेंचर्ड को ससुर मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो दोनों कभी इंटीमेट नहीं हो सकते थे। मतलब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल घुल मिल नहीं सकते थे। पूरी बात का मतलब क्या है कि भले ही माइकल हेंचर्ड जो है उसको डोनाल्ड फायरफ्ले और एलिजाबेथ जेन अपना वास्तविक पिता स्वीकार कर लें, मतलब फायरफ्ले ये मान ले कि हेंचर्ड इसका पिता है, असली पिता है, और भले ही जेन इस बात को मान ले कि माइकल हेंचर्ड मेरा असली पिता है, फिर भी और एक सीमा पर डोनाल्ड फायरफ्ले इस बात को मानने के लिए भी राजी हो जाए कि जो हेंचर्ड है वो उसका ससुर होगा, तो सामाजिक रिश्ते तो उनके बीच में कायम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड फायरफ्ले और माइकल हेंचर्ड एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं हो सकते, बिल्कुल भी अंतरंग एक दूसरे के प्रति 100% एक प्रेम वाली व्यवहार को नहीं दिखा सकते। Thus would the girl who was his only friend be withdrawn from him by degrees through her husband's influence and learn to despise him। इस तरह वो लड़की जो उसकी एकमात्र दोस्त थी वो धीरे धीरे अपने पति के प्रभाव से उससे दूर हो गई और उसे तुच्छ समझना सीख गई। Had she lost her heart to any other man in the world than the one he had rivaled, cursed, wrestled with for life in days before his spirit was broken, Henchard would have said, I am content, but content with the prospect as now depicted was hard to acquire। अगर उसने दुनिया के किसी और आदमी को अपना दिल दे दिया होता जिसके साथ उसने अपनी आत्मा को टूटने से पहले कई दिनों तक प्रतिद्वंदिता की थी, या शाप दिया था, या जीवन भर संघर्ष किया था, तो हैंचर्ड ने कहा होगा कि मैं संतुष्ट हूं। लेकिन अब जिस संभावना को दर्शाया गया है उससे संतुष्ट होना मुश्किल था। मतलब क्या है कि हैंचर्ड ये सोचता है कि अगर एलिजाबेथ जेन ने इस पूरी दुनिया में किसी को अपना दिल दे दिया होता सिवाय डोनाल्ड फायरफ्ले के, तो वो संतुष्ट हो जाता, लेकिन अब जब उसने फायरफ्ले को अपना दिल दे दिया है तो अब किसी भी स्थिति में वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अब वही बात है ना कि उसकी संतुष्टि से फर्क किसको पड़ना है?
वही दोनों राजी हैं, दोनों मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा हैंचड़ काजी, है ना। तो लड़की को दिक्कत नहीं है, लड़के को दिक्कत नहीं है, तो अब हैंचड़ कर भी क्या देगा, है ना। तो इसलिए उसके कंटेंट होने से, उसके संतुष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। There is an outer chamber of the brain in which thoughts unowned, unsolicited, and of noxious kind are sometimes allowed to wander for a moment prior or to being set off whence they came. One of these thoughts sailed into Henchard's can now. मस्तिष्क का एक बाहरी चैम्बर होता है, आउटर चैम्बर होता है, जिसमें अन अनचाहे या फिर अज्ञात और हानिकारक प्रकार के विचारों को कभी कभी एक पल के लिए भटकने दिया जाता है, और फिर उन विचारों को वहीं भेज दिया जाता है जहां से वो आए थे। और इन विचारों में से एक विचार हैंचर्ड के दिमाग में आ गया था। सपोज, मान लीजिए, ही वर टू कम्युनिकेट टू फारफे, कि वो फारफे को बात करे, फारफे से जाके बात करे, द फैक्ट, उस तथ्य के बारे में, दैट हिज बिथरोड was not the child of Michael Henchard at all, legally nobody's child, कि उसकी जो मंगेतर है वो कानूनी तौर पर माइकल हेंचर्ड की संतान नहीं है, किसी की संतान नहीं है। अब कौन सा विचार आया है हेंचर्ड के दिमाग में, कि मान लो कि वो फारफे को उस तथ्य को बता दे कि उसकी जो बिट्रोज्ड है, बिट्रोज्ड का मतलब होता है सगाई की हुई, या जो मंगेतर है उसकी, कि मान लीजिए वो फारफे से बात करे और उसको ये बात बता दे कि उसकी जो मंगेतर है वो कानूनी तौर पर माइकल हेंचर्ड की संतान नहीं है, या फिर किसी की संतान नहीं है। हाउ वुड दैट करेक्ट एंड रीडिंग टाउन्समैन रिसीव द इंफॉर्मेशन। तो वो सही, करेक्ट और रीडिंग टाउन्समैन, अग्रणी शहर का वासी, इस जानकारी को कैसे स्वीकार करेगा। ही माइट पॉसिबली फोरसेक एलिजाबेथ जेन, क्या ये संभव है कि वो एलिजाबेथ जिन को त्याग सकता है। एंड देन शी वुड बी हर स्टेप सायर्स ओन अगेन, और फिर से वो अपने सौतेले पिता की अपनी बेटी हो जाएगी। मतलब अभी भी है ना, ये हैंचर्ड ये सोच रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी बेटी को अपने पास रख दे, तो इसके मन में ऊट पटांग विचार आ रहे हैं कि ये उसको ये बता दे, जो डोनाल्ड उसको ये बता दे कि भाई ये मेरी बेटी नहीं है, पता नहीं किसकी बेटी है ये, तो शायद वो उसको त्याग दे और वो फिर से जो बेटी है अपने पिता के पास वापस लौट आए। Henchard shuddered and exclaimed, God forbid such a thing. Why should I still be subject to these visitations of the devil when I try so hard to keep him away? और उसके बाद हैंचर्ड, इस मस्तिष्क की भावना के बाद हैंचर्ड कांप उठा और बोला कि भगवान ऐसी किसी भी बात से मना करें, भगवान ऐसे किसी भी बात को ना होने दें। मैं शैतान के इन हमलों के अधीन क्यों रहूं, जबकि मैं उसे दूर रखने की इतनी कोशिश करता हूं। तो अपने मन में आई हुई इस विचार के प्रति हैंचर्ड खुद ही घृणा प्रकट कर रहा है कि आखिर मेरे मन में ये चीज आई भी कैसे, आखिर मैं जो डेविल है उसकी इन कल्पनाओं पे क्यों ही ध्यान दूं, मैं डेविल के इन हमलों के अधीन नहीं रह सकता। ईश्वर मेरी इसी किसी ऐसी कल्पना से रक्षा करें, भगवान मुझे ऐसी दिशा में जाने से रोक दें, है ना। तो यहाँ पर अपना जो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 42, ये होता है समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 43 के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।